आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात नेशनल मास्टर प्लान गतिशक्ति की। जी हां, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्राइम मिनिस्टर ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 2021 में की थी, जो आज दुनिया भर में मिसाल बनती जा रही है। गतिशक्ति दरअसल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका अपना एक पोर्टल भी है। इसका मकसद रेल और रोडवेज समेत 16 मिनिस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमल में लाया गया है। तो क्या है ये नेशनल मास्टर प्लान का डेटाबेस, फिजिकल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को फायदा मिलने वाला है। इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं रेलवे बोर्ड के रिटायर्ड मेंबर ट्रैफिक गिरीश पिल्लई, होम ऑफ इंटरनेशनल 4PL लॉजिस्टिक्स और शिपिंग मासूम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु चौधरी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंह। वेलकम टू द स्टूडियो सर। मनु जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम वाटरवेज की बात करें तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स गतिशक्ति के तहत चल रहे हैं? अगर हम बात करें वाटरवेज इनलैंड एक प्रोजेक्ट है, दूसरा अगर हम बात करें तो और भी प्रोजेक्ट है, जैसे रीजनल वाटरवेज ग्रिड की अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कैसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह से इन पर फर्क पड़ रहा है गतिशक्ति के? सबसे पहले तो 2014 तक हमारे यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज का जो प्रोजेक्ट था मात्र 5 रूट आइडेंटिफाइड था, और 2014 के बाद हम 2023 में हैं तो लीप एंड बाउंस जो डेवलपमेंट हुई है, सबसे बड़ा पीएम गति शक्ति पोर्टल या लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जोड़ दिया गया वो इनलैंड वाटरवेज का। पर्टिकुलरली मैं ईस्टर्न साइड से ही आता हूँ और हमारी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है वो इनलैंड वाटरवेज में ईस्टर्न साइड में काफी ज्यादा चलती है। तो 111 प्रोजेक्ट, 5 से 111 माने 106 रूट को आइडेंटिफाई किया गया। और खास करके अगर कोई कार्गो आईबीपी रोड पे अगर जाती है, इंडिया बांग्लादेश के रूट पे, तो उस कार्गो को अगर मैं कोई बनारस से कारपेट या फ्लाई एश या फर्टिलाइजर्स किसी भी चीज को हम लोग यहाँ से अगर शिपमेंट करते थे पहले बाय रोड, आज के दिन में देखिए कार्बन इमिशन से एक बड़ा कहानी हो गया, स्टोरी है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करना इनलैंड वाटरवेज एक बड़ा उसके अंदर में रोल प्ले करता है, और 111 रूट को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर में आज शिपमेंट स्टार्ट है। खास करके आईबीपी रोड पे जल विकास एक वाराणसी टू हल्दिया रूट के ऊपर एक जेएमवीपी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो रिसेंटली उसका उद्घाटन भी हुई, एक पैसेंजर कार्गो भी गया, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो सक्सेसफुली गया वाराणसी से टिल हल्दिया। इसी तरीके से जो कार्गो वहां पे बांग्लादेश के रूट पे है, 6 पोर्ट ऑफ कॉल है बेसिकली इंडिया के अंदर में, और 6 बांग्लादेश के ऊपर में। इसके ऊपर प्राय अभी ट्रांजैक्शंस जो 2014 में या 2014 के पहले जो ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, आज के दिन में इन रूटों पे काफी ट्रांजैक्शंस बढ़ गया है। खास करके फ्लाई एश जैसे कार्गो या जो कि लो वैल्यू कार्गो है और जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो घटी है बांग्लादेश को भेजने के लिए। तो बांग्लादेश सबसे बड़ा बायर है इस तरह के रूट्स के लिए। तो इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी डेवलपमेंट हो रहा है इनलैंड वाटरवेज के ऊपर। इसके साथ साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो क्लस्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, अभी अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया कि 128 टेक्सटाइल क्लस्टर्स रेडी हुए, और उसको आईसीडीज के रूप पे, सीएफएस के रूप पे उसको कनेक्शन कहीं ना कहीं आने वाले दिन में इसकी प्लानिंग्स है। तो टेक्सटाइल मार्केट है या फार्मा सेक्टर्स है, इस तरह से क्लस्टर आइडेंटिफाई करके मल्टी मॉडल एक्टिविटीज को अगर ऐड किया जाता है तो एक बहुत बड़ा पीएम गति शक्ति पोर्टल के थ्रू इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट इसके अंदर में मिलेगा। बिल्कुल, तो इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, जैसे कि मनु जी कह रहे हैं। गिरीश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम यहाँ बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, क्या पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है? नेशनल मास्टर प्लान जैसा कि अभी डिस्कशन में भी आया है, इट विल लीड टू लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कंस्ट्रक्शन है रेल सेक्टर में, रोड सेक्टर में, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन में, टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, मेडिसिन इक्विपमेंट क्लस्टर्स, एयरपोर्ट्स,
सी पोर्ट्स, तो ये सारे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मास ट्रांसपोर्ट का ये सब एक्टिविटी जो फिलॉसफी है नेशनल मास्टर प्लान दैट दीज 7 इंजन्स विल मूव इन यूनिसन, तो उससे जो एक्टिविटी हर क्षेत्र में बढ़ेगा उससे उसके रिलेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वेदर इट इज सीमेंट प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, उसमें प्रगति आएगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इंक्रीज आएगा, एंटायर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में जो एक्टिविटी आएगा उसमें देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जी। और जिस तरह से मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर में बन रहा है, मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो देश का टारगेट है ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून एंड इन फ्यूचर मच फर्दर इंक्रीज 2047 में जो it is supposed to go as per conservative estimates to around 25 to 30 trillion economy. So once एक बार इस तरह का economic development होगा, employment का, there is huge potential not only in the urban areas but also in outlying areas. स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, गिरीश जी ने बताया। डॉक्टर राम सिंह, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, दोनों ही हमारे गेस्ट बोल रहे बता रहे हैं, मनु जी भी और गिरीश जी भी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो क्या आपको दिखाई देता है इकॉनमी को? आपने भी जिस तरह से बताया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को किस तरह से बूस्ट मिलेगा, और क्या हम देखते हैं आगे हमारी इकॉनमी को किस तरह से बूस्ट मिलने वाला है इंडिया की? देखिए, इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं कुछ अपने दर्शकों के एग्जांपल्स के रूप में अगर बताना चाहूँ, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में, और हमने कई स्टडीज़ करी हैं इसके बारे में। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन होता है गुजरात में, उसका कंजम्पशन ऑल ओवर कंट्री होता है, और विशेष रूप से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जब ये सीमेंट चलता है गुजरात से, अगर ये 500 रुपये का अगर बोरा है, अगर ये गनी बैग है, जब ये वहाँ लैंड होता है लगभग इसकी कीमत होती है मणिपुर में 850 रुपये जी। तो हमने क्या करा कि हम इसको बाय रोड या रेल से भेजने की बजाय, क्योंकि उसकी बहुत लंबी जर्नी है, एक चिकन नेक के थ्रू हमको अपनी रेल का मूवमेंट करना पड़ता है, जो कि हमारा अवेलेबल पॉइंट है। तो हमने एक नया रूट आइडेंटिफाई किया जिसको हमने लगभग डेवलप कर लिया है। तो हम अपना पूरा शिप, रादर देन एक्सपोर्टिंग ए स्मॉल गनी बैग्स, छोटी छोटी क्वांटिटी में जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, पूरा शिप लोड ऑफ सीमेंट रेडी करेंगे, जिसको हम म्यांमार के पोर्ट सितवे ले जाएंगे। वहाँ जाके उसका हम गनी बैग का प्लांट करेंगे। फिर वहाँ से एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं पलेतवा रिवर से हम लगभग उसको फिर एक करीबन 150 किलोमीटर के आसपास ऊपर ले जाएंगे पलेतवा जगह तक, जो कालादान रिवर के थ्रू, और वहाँ से ट्रक के द्वारा हम अपना मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, जो हमारे हिंटरलैंड कनेक्टिविटी के राज्य है। और हमने इसमें देखा कि हमने लगभग 60% कॉस्ट, सीमेंट कॉस्ट का रिडक्शन, कॉस्ट की डिलीवरी का, ये बहुत बड़ा। हमारे देश में जो सीमेंट यूज करते हैं, जिनको मकान बनाना है, हमारे देश के भाई बहन नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, अगर उनके ऊपर इन्फ्लेशन की इतनी मार की, जो सामान 500 रुपये का है, उनको लैंड होते होते उसकी कीमत इन्फ्लेट होकर 850 रुपये हो जाए, ये देश के आर्थिक विकास के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार से सेकंड स्टडी, जो कि मेघालय से एक्सपोर्ट होता है फ्लावर्स का, जिसमें कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बहुत बड़ा कार्गो का लॉस होता था। तो अब आइडेंटिफाई किया, जैसा कि मनु जी ने बताया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया डेटा पॉइंट, हमें पता लगा माल की आपूर्ति यहाँ से, वहाँ पर हमने एक कोल्ड चेन बनाई और उसको कनेक्ट कर दिया कलकत्ता पोर्ट से, और कलकत्ता पोर्ट से और उसको हमने कनेक्ट कर लिया सिक्किम से, जो सिक्किम का ऑर्किड और मेघालय का फ्लावर्स इंटरनेशनल मार्केट, एम्स्टर्डम हो या फिर जो उसकी सबसे बड़ी डिमांड है आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में, दोनों जगह हम आपूर्ति कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट देखिए आप, ये इनकम परकोलेट हो रही है बॉटम ऑफ पिरामिड, जो समाज का सबसे सर्वहारा वर्ग है, किसान है, उसके हाथ में उसको एक नई आय का साधन इससे विकसित हुआ है। तो मैं ये 2 एग्जांपल, इसके साथ साथ अगर मैं देखूं हमारी महिलाओं को इससे क्या फायदा हुआ, अगर मैं देखूं कि सिलेंडर की कॉस्ट जो थी, इसी प्रकार से हम देख रहे थे, जो हमारे गैसिफिकेशन के प्लांट्स हैं वो ज्यादातर मेनलैंड में है, और जब ये सिलेंडर नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में जब इसकी आपूर्ति होती है, तो लगभग इसकी कॉस्ट इन्फ्लेट होके 160%, 170% हो जाती है, जो कि हमारी
महिलाओं पर, बहनों पर बहुत बड़ा बर्डन है। हमने इसी प्रकार से गैस पाइपलाइन की को इंटीग्रेट किया ताकि हम उस गैसिफिकेशन प्लांट को वहीं पे लगा के जो इसकी कॉस्ट को उसको कम कर सके। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि अगर इसका देखा जाए कि देश को इसका लाभ, केवल इसका लाभ पॉलिसी मेकर्स के लिए उनकी गवर्नेंस में नहीं हुआ है, इसका लाभ केवल स्टेक होल्डर्स को अपने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए नहीं हुआ, इसका लाभ जो है बॉटम अप पिरामिड तक परकोलेट हो रहा है और इसका एक कैटलाइजिंग इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में देखने के आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा एम्प्लॉयमेंट की। देखिए, इस 2 सालों के अंदर ही इतनी ज्यादा संभावनाएं तैयार हुई है कि देश में एक गति शक्ति विश्वविद्यालय गांधीनगर में भारत सरकार ने स्थापना करी है, जहां पर कि जो इसमें चुनौतियां नहीं आ रही है, जैसे कि मॉडल मिक्स की प्लानिंग, पोर्ट का होलिस्टिक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पोर्ट का विकास, स्मार्ट वेयर हाउसेस को लेवरेज करना, इसके अलावा कार्गो की ट्रैकिंग ट्रेसिंग, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकदंड है पैकिंग से, लेबलिंग से, मार्किंग से, पैलेटाइजेशन से, यूनिटाइजेशन से, कार्गो एग्रीग्रेशन से, कार्गो डिसएग्रीग्रेशन से, उसमें निरंतर हम पूरे देश में प्रतिभा का विकास कर रहे हैं और डेडिकेटेड विश्वविद्यालय के द्वारा कर रहे हैं। तो इससे जो सिंक हो गए दोनों के ऑब्जेक्टिव। अगर मैं इसको कुछ इसके आउटकम क्या है मैं समझाना चाहूँ, हमारे देश में जो लॉजिस्टिक जो क्षेत्र है उसकी जो विकास दर है वो लगभग 9 से 10% है। पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम 3PL कहते हैं उसकी विकास दर लगभग 35 से 36% है जी। इसका मतलब जो चीजें पहले डिसऑर्गेनाइज थी वो अब ऑर्गेनाइज मोड में आ रही है और जब वो ऑर्गेनाइज मोड में आएंगी तो स्वाभाविक रूप में उसमें गति भी प्रदान होगी, कॉस्ट भी कम होगी और उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। मैं फिर वहीं पर कुल मिला के जो आउटकम हमारा जो ध्येय था हमारे प्रधानमंत्री जी का कि भारत को एक जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ में विश्व में मोस्ट कॉम्पिटिटिव अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, क्योंकि हमारे अमृत काल का जो मेन ध्येय है केवल भारत का विकास नहीं है लेकिन भारतीयों को भी उस विकास की धारा में समायोजित करना और जो देश के सर्वहारा लोग हैं उनको उस विकास की धारा में समायोजित कर लेना, सम्मिलित कर लेना, ये इस पूरे जो कार्यक्रम का जो ये रूपरेखा के अंदर जो है उसको ताना बाना बुना गया है। और मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि किस प्रकार से सरकार हमारी जो गवर्नमेंट है उसको प्राप्त कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रोफेसर डॉक्टर राम सिंह जी। मनु जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर राम सिंह ने कहा कि किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन प्रोजेक्ट से जो लोकल लोग हैं उनको किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं या किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, या बात करें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है और किस तरह के बेनिफिट एक कॉमन पीपल की अगर हम बात करें, आम इंसान की बात करें तो किस तरह का एडवांटेज मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इस देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है वो 2 बड़ा सेक्टर है जिस पे हम बात कर रहे हैं, एक तो लॉजिस्टिक सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे बड़ा कोई सेक्टर अभी तक देश में इतने बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। उदाहरण के लिए मैं फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। हमारे फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन में 4000 से 5000 तक के हम लोग फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं पूरे भारत में ऑर्गेनाइज फॉर्म में, और उसके अंदर में लगभग हम लोग 10 से 15 लाख एम्प्लॉयमेंट आज के दिन में जनरेट करते हैं, जो पढ़े लिखे युवा और जनरेशन आज के दिन में आ रहे हैं। हर तरह का उसमें वुमेन का भी है, मेल का भी है और ड्राइवर्स का भी है और पायलट्स का भी है जी। तो इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन आप देखिए कि आज के दिन में देश के अंदर में एक अलग इकोसिस्टम पीएम गति शक्ति पोर्टल का जो उद्देश्य है मास्टर प्लान का, इसमें ये एक लॉजिस्टिक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जब ड्राफ्ट हुई, रोल डाउन हुआ, तो इसको किस लेवल पे पूरे देश ने एक्सेप्ट किया कि आज के दिन में 26 के करीब राज्य ने अपना लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस किया, स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी जी। तो स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में भी उसके साथ साथ पैरेलली प्रधानमंत्री जी की तरफ से 10,000 एफपीओ का स्कीम चल रहा है, जहां पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है, और ये कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक को मद्देनजर रखते हुए ये एफपीओ और एफपीसी बन रही है कि क्वांटिटी में कैसे किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग वहां पे क्लस्टर वाइज बना सके जी। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो कहीं ना कहीं संकल्प है इस देश के अंदर में लॉन्च हुआ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मैंने एक जिला में आपको क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट मिले जी। उसी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करें।
जैसे ही वो क्वांटिटी में आएगा उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और इंटीग्रेशन ऑफ पोर्टल्स पे जो एफपीओ है उसको जितना जल्दी सामान पहुंचेगा बायर तक उतना जल्दी उसको पैसा आएगा। तो पैसे का जल्दी पहुंचना, सामान का जल्दी पहुंचना और पैसे जल्दी आना उनके खाते पे, इसका कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, फंड टाइम पे आता है। तो एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक का इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है इसके अंदर में, जिसकी वजह से इंप्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। मान लीजिए कि रूरल इंप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इसमें डेवलप होगा जब क्लस्टर तैयार होगी रूरल की तरफ में, जो गांव के देहात के साइड में जहां डेवलपमेंट होगा। अभी दादरी की तरफ में जैसे देखिए यहाँ पे एक बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, तो उसके आसपास के पूरे एरिया को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग सब देख रहे हैं कि वहां का इम्पैक्ट पड़ता है। और किसी भी, जैसे राम सिंह सर फ्लावर्स के का उदाहरण लिए थे, इसी तरीके से हम एफपीओ और एफपीसी के एक एक प्रोडक्ट्स को अगर टाइमली हम उसको पहुंचा सके एज पर डिमांड, तो उसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरे सामाजिक व्यवस्था के ऊपर में, ताना बाना के ऊपर पड़ता है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने से आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हमारा देश कहीं ना कहीं कंपटीशन में विदेशी बाजार में अपने आप को खड़ा कर सकता है। और इस पोर्टल के अंदर में एक नया चीज जो 2022 में इसकी रिपोर्ट भी आई है, भारत आज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 नंबर पे है, जो कि 2017 में 44 नंबर पे था। तो इन विगत इसकी जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वो यही है कि 3 साल के अंदर, दो साल भी कंप्लीट नहीं हुई इस प्रोजेक्ट का, और इस 2 साल के अंदर में भारत का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो इस तरीके का डेवलपमेंट करना, 38 नंबर पे आना। और प्रधानमंत्री जी का जो रिक्वेस्ट है कि लॉजिस्टिक सेक्टर कॉस्ट को सिंगल डिजिट में रखना जीडीपी का, वो कहीं ना कहीं हमको संभव होते हुए हम लोगों को, सबको को इंडस्ट्री की तरफ से जो मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री को लग रहा है कि एक पॉजिटिव दिशा में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग इसको अचीव करेंगे। और जब ये 8% कॉस्ट पे आएगा तो भारत के कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, वो एक कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे compete करेगा। और जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे compete करेगा तो मुद्राएं, पैसा भारत के अंदर आएगी और उसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को मिलेगा। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर गिरीश जी अब आपसे समझना चाहेंगे कि इतने सारे एडवांटेजेस और इस पॉजिटिव इम्पैक्ट हर जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कुछ एसोसिएटेड कंसर्न्स या चैलेंजेस भी दिखाई देते हैं? मैं समझता हूँ कि एनी काइंड ऑफ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो अपने चैलेंजेस है, उसके अलावा कोई मेजर इश्यूज मुझे नज़र नहीं आता। देयर विल बी लॉट ऑफ माइग्रेशन ऑफ लेबर टुवर्ड्स द एक्टिविटी पॉइंट्स, तो वहाँ के जो फैसिलिटीज़ है। बट ये एक इस मास्टर प्लान का ये खूबी है कि all facilities, all requirements, all constraints have been mapped. तो जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहले आता था तो उसके जो रिलेटेड कंसर्न्स होते थे ऑन सैनिटेशन, ऑन वर्कर्स हाउसिंग, ऑल दोस थिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग अफेक्टेड, उस तरह का इम्पैक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें होगा, क्योंकि ये एक होलिस्टिक प्लानिंग है एंड ऑल अवेलेबल फैसिलिटीज, ऑल अवेलेबल कंस्ट्रेंट्स, they are being taken into consideration when these projects are implemented. ये planning उसी हिसाब से चल रही है and the सारा जो project cycle है not only in railways but outside in other all sectors also, पूरा product cycle को digitize करने का भी एक बहुत बड़ा वो भी एक बहुत बड़ा part है इस गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। तो अगर प्रॉपरली प्लान करके जैसे हो रहा है और जैसे इसको इसका दे हैव ऑल बीन टेकन इनटू अकाउंट, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई बहुत सीरियस कंसर्न्स होगा। डॉक्टर राम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की, अगर हम उसके इम्पैक्ट की बात करें तो सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, कॉस्टिंग की बात करें, अगर हम बात करें हम कनेक्टिविटी विद रीजनल पार्टनर्स की अगर हम बात करें, जैसे इंडो नेपाल हल्दिया एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करें, तो क्या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी क्या उनको भी इसका इम्पैक्ट
पड़ेगा, उनको भी पॉजिटिव फायदा मतलब मिलेगा इससे? बिल्कुल जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम भारत को, पूरे साउथ एशिया को देखते हैं तो लगभग 90% जीडीपी हमारे पास है, और इसमें सभी साथियों को साथ लेकर चलना भारत की एक नेचुरल जिम्मेदारी बन जाती है। मैं कुछ एग्जाम्पल से बताना चाहूँ। जैसे हमारे देश से जो हमारे लैंडलॉक फ्रेंड्स हैं, नेपाल है, भूटान है, हमारे यहाँ तेल की आवाजाही होती है। हमारे देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और उसकी स्वाभाविक रूप से पुलिसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पे इतनी हो नहीं पाती, तो उसकी बहुत ज़्यादा चोरी होती थी। तो इसी प्लान के अंतर्गत हमने एक डेडिकेटेड पाइपलाइन, जो कि बीरगंज से स्टार्ट होगी बिहार से, और उसको हम नेपाल में 3 किलोमीटर अंदर तक, ताकि जितना तेल हम यहाँ से भेजेंगे उतना ही तेल आपको प्राप्त होगा। पहले कई बार डिस्प्यूट्स होते थे कि हमने आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख लीटर तेल भेजा, नेपाल कहता था नहीं हमें तो 90,000 लीटर ही प्राप्त हुआ। तो जो पिल्फरेज थी सिस्टम के अंदर, या चोरी थी, थेफ्ट थी, या किसी तरीके से कारगर जेटसम था, या किसी प्रकार से उसमें और कोई चीज़न आ रही थी, उसको समाप्त करने का पहला प्रयास मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया। इसी प्रकार से हम पूरे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए लैंड कस्टम स्टेशंस की स्थापना, और उसके साथ साथ वहां पर लोगों को शामिल करने के लिए वहां पर हम एक हाट की स्थापना, ताकि लोकल वस्तुएं वहां पर आए, जो दर्शक वहां पर आएंगे या जो लोग आएंगे उनको, क्योंकि महिलाओं को, ट्राइबल्स को, सबको शामिल करके चलना ही इस जो पॉलिसी का पूरा जो है। इसके साथ साथ हमने पूरे इन क्षेत्र के देशों के साथ में पॉलिसी लेवल पर भी, और जिसको कहते हैं प्रोसेस लेवल पर भी, एक इंटीग्रेटेड जो पावर ग्रिड की स्थापना, ऑलरेडी हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो अगर हमारे पास पावर सरप्लस है, अगर बांग्लादेश में पावर की शॉर्टेज है, तो हम उनको दे सकते हैं, और हमें किसी पीक टाइम पे पावर की आवश्यकता है तो हम उससे ले सकते हैं। अब स्वाभाविक रूप में सूरज पहले बांग्लादेश में निकलेगा, उनकी सोलर ग्रिड में जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ लेट स्टार्ट होगा। अगर शाम को हमारे यहाँ पीक टाइम पे हमें आवश्यकता है तो हम वहां से पावर को ले भी दे सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैरीटाइम प्रोटोकॉल के अंतर्गत चिटगांव पोर्ट को और मातरबाड़ी पोर्ट को नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के साथ जोड़ना। मैं विशेष रूप से मातरबाड़ी पोर्ट, जो कि बांग्लादेश में है, उससे लगभग 100 किलोमीटर का हाईवे हम त्रिपुरा स्टेट को कनेक्ट करने के लिए हम मेघना रिवर को भी डीप करके एक वाटरवेज को भी एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन विशेष रूप से रोड, क्योंकि पूरा साल वहां पर एलुवियल रिवर में फ्लो नहीं होता, तो हम एक रोड भी 100 किलोमीटर का बना रहे हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र जो है उसको डेवलप करने में हमें और ज्यादा जो है मदद मिलेगी। इसी प्रकार से चिट्टागांव पोर्ट को हमने गुवाहाटी के साथ जोड़ दिया है। तो कुल मिला के, और इसी प्रकार से हम जो हमारा ये जो फेरी सर्विस है, वे श्रीलंका, हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जल्दी उद्घाटन किया है। हम डेडिकेटेड पावर ग्रिड श्रीलंका के साथ भी अटैच करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा इसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें साथ साथ पॉलिसी रिफॉर्म्स भी करने होंगे। तो इन 4 देशों को जोड़ते हुए हमने एक TIR कार्नेट, ताकि माल की आवाजाही, जैसे पहले माल क्या था, ढाका से स्टार्ट हुआ, पेट्रापोल पे आके उसको ट्रक से उतारा गया, वो फ्रूट्स है, और फिर वो 3 दिन वहां पड़ा रहा, कस्टम क्लियरेंस पहले बांग्लादेश की हुई, फिर इंडिया की हुई, माल खुले में पड़ा रहा, फिर उसको फिर किसी ट्रक में लोड किया, फिर कलकत्ता या किसी बाजार में आके बिका। तो उसमें चोरी भी होती है, सामान की जो क्वालिटी, गुणवत्ता, उस पर भी असर पड़ता है। अब हमने कहा नहीं, हम क्योंकि पूरे लॉजिस्टिक जो इंटरफेस है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सामान दिल्ली से चलेगा, उसी कंटेनर में, उसी ट्रक के द्वारा हम उसको बॉर्डर पर ढाका तक पहुंचाएंगे, और एक ही डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पहुंचाएंगे। तो मेरे हिसाब से, मैं अगर इसको कहूं, इसको मैं 5P में पूरी योजना को बताना चाहूंगा। पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं उससे हमने प्रोसेस को रिफाइन किया, जिससे कि हमारे देश में परफॉर्मेंस आएगी, और जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो देश का प्रोग्रेस ज्यादा होगी, और जब प्रोग्रेस ज्यादा होगी तो वो बॉटम पे भी परकोलेट होगी, और जो हमारे ट्रेडर्स होंगे उनको प्रॉफिटेबिलिटी उससे मिलेगी। तो 5P के अंतर्गत इस पूरी योजना को समझा जा सकता है। ये इसके, लेकिन इसमें मैं कुछ 2 मिनट और लूंगा। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। अभी हमारे जैसे उभरती अर्थव्यवस्था, इसमें इन्वेस्टमेंट की चुनौतियां हैं, इसमें टेक्नोलॉजी कंपैटिबिलिटी की चुनौतियां हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन की चुनौतियां हैं, और इसमें जिस प्रकार से जो हमारी स्किल्ड मैन पावर है उसकी चुनौतियां हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे हमारा यशस्वी नेतृत्व कार्य कर रहा है, हम इन सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन समय लगेगा। कुछ, मैं ये नहीं कहता सारे प्रोजेक्ट एक साथ हो जाएंगे, लेकिन निरंतर अपना निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं, और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव आपके थॉट्स हैं और जिस तरह से कि आप उम्मीदें रखते हैं। डॉक्टर राम सिंह जी, मनु जी आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस या चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं और क्या आप बताएंगे? देखिए, सभी क्षेत्र में हम लोग पीएम गति शक्ति पोर्टल पे अभी तक जो अग्रसर है, प्रायः हर क्षेत्र को हम लोगों ने टच किया। एक क्षेत्र अभी भी कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक कोस्टल का जो क्षेत्र है वो एक बड़ा चैलेंज है, और जिस तरीके से ये पूरी योजना चल रही है, हो सकता है कि आने वाले दिन में हम लोग उस पर भी काम कर सकें कि बॉम्बे पोर्ट से कोई डोमेस्टिक कार्गो कलकत्ता पोर्ट को आए और कलकत्ता पोर्ट से कोई भी डोमेस्टिक कार्गो बॉम्बे की तरफ जाए या कोचीन की तरफ जाए। तो ये जो कोस्टल मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक कार्गो है वो कहीं ना कहीं आज के दिन में, इतने सालों पे आज़ादी के आज 75 साल पे हम लोग आ गए और वो मूवमेंट कहीं ना कहीं बहुत कम है। इस पे थोड़ा काम कहीं ना कहीं बाकी है, और चैलेंजेस पे जैसे कि पिल्लई सर और राम सिंह सर ने बड़ा पॉजिटिव नोट्स डाला है, मैं उनके उसी लाइन पे मैं भी रहना चाहता हूँ कि यस, ये पूरी योजना एक पॉजिटिव नोट पे चलिए। इंटीग्रेशन सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसको आज के दिन में उस चैलेंज को कहीं ना कहीं एड्रेस कर दिया गया। सारे मिनिस्ट्री अलग अलग काम करते थे, आज एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे डिसीजन मेकिंग में आते हैं, तो सारी चैलेंजेस जो है कहीं ना कहीं सॉल्व होती है। और आपके दूरदर्शन के दर्शकों के लिए बस ये, और इसी माध्यम से हो सकता है कि मैं चूंकि प्राइवेट पार्टनर्स हूँ यहाँ पे, तो एक मौका तलाश करके कोस्टल की तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये एक मौका है, और इसी पोर्टल के अंदर में हो सकता है हम लोग कोस्टल शिपिंग को भी आने वाले दिन में देखेंगे जी। तो यही एक सलाह है और चैलेंजेस है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आप तीनों ने इतना वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की, और हमारे गेस्ट ने हमें बताया कि किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट हर एरिया में पड़ने वाला है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो एक कॉमन इंसान क्यों ना हो, या फिर हमारे बॉर्डर हमारे नेबर्स ही क्यों ना हो, किस तरह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ये